डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो ऑनलाइन कक्षा लेंगे उस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर द्वितीय है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें जो आज आपका टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है जातिवाद, कास्टिज्म। तो प्यारे बच्चों, जातिवाद पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ जाति एक सामाजिक संरचना है जिसके साथ लोकतंत्र में राजनीतिक आयाम जुड़ गए। भारत में जो जाति प्रथा का प्रचलन है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, आप सभी को पता है। हमारे जो आदि ग्रंथ और महाकाव्य, आदि ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे रामायण, महाभारत। तो हमारे जो आदि ग्रंथों और महाकाव्य हैं उनमें भी जाति व्यवस्था का वर्णन हमें मिलता है। जो वर्ण व्यवस्था क्या है कि जो कार्य के अनुसार समाज का वर्गीकरण करती है, सदैव उपस्थित रही है। जहाँ तक व जब तक कार्य के विशिष्टीकरण तथा वर्ण के अनुसार कार्य करने की व्यवस्था रही, तब तक तो सब ठीक रहा या ठीक था। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में नकारात्मक तत्वों को प्रवेश हो गया, या नकारात्मक तत्वों ने इसमें एंट्री कर ली, प्रवेश कर लिया। तो वर्ण के आधार पर ऊंचे और नीचे तबके में समाज विभाजित हो गया, यानी कि उच्च और निम्न वर्ग में समाज विभाजित हो गया। एक वर्ग जीवन के सभी सुख साधनों का उपयोग करता रहा और दूसरा वर्ग श्रम साध्य जीवन व्यतीत करके भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहा। समाज और विभाजित हुआ और जातियां उपजातियों में बंट गए। विपिन चंद्र जो विद्वान है वो कहते हैं कि गांव के सारे छोटे दर्जे के काम अछूत करते, जैसे सफाई का, पानी ढोने का, मरे जानवरों की खाल निकालने इत्यादि जो काम थे वो ये करते, और साथ ही वे खेती और मजदूरों का भी काम करते। जजमानी व्यवस्था के तहत उन्हें अपने काम के लिए भूमि स्वामियों की ओर से उत्पाद का एक तयशुदा भाग मिला करता था। जाति व्यवस्था के इस बंद किले में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। जाति और राजनीति के सहसंबंध को समझने के पूर्व हमें जाति व्यवस्था को समझना आवश्यक है। जाति की जहाँ तक डेफिनेशन है, यानी कि कास्ट डिफाइन का सवाल है, डेफिनेशन का सवाल है, जाति की जो परिभाषा दी गई है, आपको पता होगा कि जाति जो शब्द है वो हमारे यहाँ जन्म से जुड़ा हुआ है, और समाज के जिस वर्ग में व्यक्ति का जब
जन्म होता है तो उसका सारा जीवन उस जाति व उसके नियमों से बंध जाता है। विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने जाति को जो परिभाषित किया वो कैसे किया, जैसे मैं आपको बताऊं कि विभिन्न जो विद्वान हैं जैसे इरावती कर्वे, उन्होंने बताया कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। कूले ने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हमें उसे जाति कहते हैं। आंद्रे बिताई ने बताया कि जाति की परिभाषा व्यक्तियों के एक छोटे और नामित समूह के रूप में की जा सकती है जो अंतर्विवाह, पैतृक सदस्यता और कभी कभी परंपरागत व्यवसाय सहित विशिष्ट जीवन शैली की विशेषताओं से युक्त होता है। उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की ऐसी प्रणाली है जिसमें से प्रतिस्पर्धा के तत्व निकाल दिए गए और जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति व उपजाति एक प्रकार्यात्मक भूमिका अदा करती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जी.एस. घुमरिया ने जाति की जो परिभाषा दी, उन्होंने बताया कि जाति की परिभाषा को कठिन बताया और इस व्यवस्था की 6 विशिष्ट बातें बताई या विशिष्टताएं बताई। नंबर 1, जाति एक समुदाय है जिसका अपना विकसित जीवन है और इसकी सदस्यता जन्म से होती है। जातियों के पद सोपान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति ज्ञात है। जाति के आधार पर खान पान और सामाजिक आदान प्रदान निर्धारित होते हैं। नंबर 4, गांव व शहरों में जाति के आधार पर पृथकता बनी रहती है। कुछ जातियां विशेष प्रकार के व्यवसाय को अपना परंपरागत अधिकार समझती है। नंबर 6, जाति की परिधि में वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं। समाज को नियमित करने की ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे जंजीरों में बदलने लगी और जाति प्रथा के कुप्रभाव अधिक परिलक्षित होने लगे। अंग्रेजी शासन ने भारतीय समाज की इस कमजोरी को समझा और अपने सांप्रदायिक हित के लिए जातिवाद की विभाजक प्रवृत्तियों को और भड़काया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेताओं का इस दृष्टि से अपना योगदान है, पर 2 नेताओं कौन कौन से हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने इस दिशा में विशेष प्रयास किए। अम्बेडकर इस व्यवस्था के स्वयं शिकार थे, आपको मालूम होगा। अतः इसे समाप्त करने के लिए वो कटिबद्ध थे, तो गांधी समतामूलक समाज में विश्वास करते थे। अतः मानव मात्र को समान समझने के कारण इस कुरीतियों से समाज को बचाना चाहते थे। अंग्रेजों ने 1932 की सांप्रदायिक घोषणा के आधार पर दलित वर्गों के लिए सामान्य बिंदुओं से अलग स्थान आरक्षित किए गए। गांधी से पूरी तरह असहमत थे क्योंकि उन्हें इससे समाज के और अधिक विभाजित होने की आशंका थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट से अपनी सहमति प्रदर्शित की। जो भी हो, राष्ट्रीय आंदोलन के सभी नेता सभी प्रकार के भेदभाव से परे एक सामंजस्यपूर्ण समाज की रचना करना चाहते थे। प्राचीन इतिहास को देखें तो जात पात के विरुद्ध भगवान महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक एक व्यापक अभियान चलता रहा। स्वतंत्र भारत के संविधान में इन नेताओं की भावनाएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में
धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। यह भी कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण प्रथा का यदि समापन नहीं होगा तो कम से कम प्रभाव तो कम होगा ही। पर आगे आने वाले समय में यह स्पष्ट हुआ कि जाति का प्रभाव न केवल बढ़ा अपितु उसने राजनीति को भी प्रभावित किया। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी मानते हैं कि जाति व राजनीति के संबंध पर विचार करते समय हम गलत प्रश्न प्रारंभ करते हैं कि क्या जाति समाप्त हो गई। उनका मानना है कि यह पूछना अधिक सटीक होगा कि राजनीति के प्रभाव में जाति का स्वरूप क्या हो रहा है तथा जाति आधारित समाज में राजनीति क्या आकार ग्रहण कर रही है, क्योंकि कोई भी सामाजिक व्यवस्था समाप्त नहीं होती। राजस्थान में राजनीतिक संघर्ष मुख्य रूप से राजपूतों और जाटों के बीच रहा, आपको पता होगा, तथा जाति का विधान ही राजस्थान के इतिहास और राजनीति का प्रमुख प्रेरक तत्व है। रजनी कोठारी जाति व राजनीति की अंतःक्रिया के 3 पक्षों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से वो 3 पक्ष? एक लौकिक पक्ष, दूसरा एकीकरण पक्ष तथा तीसरा चेतना पक्ष। लौकिक जो पक्ष है इसके अंतर्गत एक जाति के साथ उठना बैठना, खान पान करना, शादी करना इत्यादि संबंधित नियमों का पालन करना है। जाति के शासकीय रूप को पंचायतों में जाति आधारित उच्चता बनाए रखना तथा जाति के आंतरिक गुटबादी के रूप में देखा जा सकता है। जातियों में गुटबंदी, प्रतिद्वंद तथा शासन के समीप रहकर लाभ प्राप्त करना आदि जाति व राजनीति के अंतःक्रिया के रूप में विद्यमान रहे। अंग्रेजी राज्य में ब्राह्मणों ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुचि दिखाई, जिससे उन्हें राजनीतिक तथा प्रशासनिक लाभ मिला। जाति के परंपरागत स्वरूप ने जाति के दूसरा जो पक्ष है एकीकरण पक्ष को स्पष्ट किया कि एक जाति में जन्म कुछ सीमा तक एक ही व्यवसाय तथा आर्थिक भूमि का एकीकरण का भाव उत्पन्न करता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इन जातियों में शक्ति व सत्ता तक पहुंचने व प्राप्त करने की प्रतिद्वंदता रहती है। तीसरी जो है जाति के चेतना पक्ष में, इसमें जाति की बदली स्थिति की चर्चा करते हुए रजनी कोठारी मानते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन जाति की सामाजिक स्थिति में बदलाव लाते हैं। उच्च जाति की बेहतर सामाजिक स्थिति होने कारण अन्य जातियां उस जाति का हिस्सा होने का दावा करती हैं। रजनी कोठारी जो विद्वान है उन्होंने बताया कि जाति और राजनीति की अंतःक्रिया के 3 चरणों की चर्चा करते हैं। प्रथम चरण में प्रतिष्ठा व स्थापित जातियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती रही हैं। शिक्षा व उच्च पदों का लाभ इन जातियों को मिला। जातियां के मध्य ईर्ष्या तथा प्रतिद्वंद्विता ने राजनीतिक संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया, जैसे राजस्थान के जाट, राजपूत, गुजरात के बनिया, ब्राह्मण, पाटीदार इत्यादि। द्वितीय चरण में जाति के भीतर समूह बनने लगे, वह बाहर के अन्य लोग इन जातियों में शामिल होने लगते हैं। संगठन जाति तक सीमित नहीं रहता, अलग अलग जाति के लोग मिलकर संगठन बनाने लगते हैं। ये संगठन अपने लोगों को विपत्ति में सहायता, आर्थिक सहयोग आदि रही जातियों को अपने में शामिल कर लेते हैं। ऐसे वर्गों को कुछ लाभ की स्थिति देकर वे अपने लिए प्रतिबद्धता प्राप्त करते हैं। तीसरा चरण में जातिगत प्रभाव कम व राजनीतिक प्रभाव बढ़ते दिखाई देते हैं। शिक्षा, शहरीकरण, जातिगत मूल्यों में शिथिलता, आधुनिकरण नई प्रवृत्तियों व दृष्टिकोण को जन्म देने लगते हैं। तो ये जो उपयुक्त विश्लेषण है जो मैंने आपको बताए, इससे ये स्पष्ट हुआ कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसका स्वरूप बदला और समाज की जो वंचित जातियां हैं
उनका महत्व बढ़ा। उच्च जातियों का अपने अभी तक के स्थान पर एकाधिकार नहीं रहा। तो ये मैंने आपको जाति की एक भूमिका बताई है। नेक्स्ट जो आपकी कक्षा होगी उसमें भारतीय राजनीति व जाति के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है और जो जाति कास्ट है, इनमें आपस में किस तरीके से अंतः संबंध है या ये एक दूसरे पर किस प्रकार से परस्पर निर्भरता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।